स्नेही मित्रों एवं मेरे छात्र छात्राओं, शुभ दिनम, आपका दिन शुभ हो। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे तर्क भाषा में प्रमाण का क्या लक्षण है। आपको बता दूं कि तर्क भाषा के प्रारंभ में 16 पदार्थों की बात की गई थी। 16 पदार्थ कौन से थे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। उन 16 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है, वह है प्रमाण। तो बंधुओं, प्रमाण का उद्देश्य किया गया है, तो प्रमाण को बताया जाएगा, प्रमाण का लक्षण किया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने प्रमाण के लिए क्या लक्षण दिया है। देखिए, प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है बंधुओं। प्रमाण का लक्षण क्या है? तर्क भाषाकार के अनुसार प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। अभी आपको बताएंगे कि प्रमा क्या है और करण क्या है। तो इस परिभाषा का हिंदी अनुवाद क्या हुआ? प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। बंधुओं, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस लक्षण में कौन लक्ष्य है और कौन लक्षण है। तो बंधुओं, प्रमाणम हमारा लक्ष्य है। प्रमाणम कौन है? लक्ष्य है, क्योंकि प्रमाण का लक्षण दिया जा रहा है। यहाँ क्या लिखा है? अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम। यहाँ प्रमाण लक्ष्य है और प्रमाकरणम लक्षणम, प्रमाकरणम लक्षणम। तो प्रमाकरणम इतना जो पद है वह लक्षण है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो तर्क भाषा में आपको पता होना चाहिए कि लक्षण का भाग क्या है और लक्ष्य क्या है। जिसका हम लक्षण करते हैं, जिसकी परिभाषा करते हैं, वह हमारा लक्ष्य होता है। और परिभाषा के लिए या लक्षण के लिए जो भी पद प्रयुक्त होते हैं वो सब लक्षण कहलाते हैं। आपको बताता हूँ तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने प्रमाण की शुरुआत कैसे की है। तो कह रहे हैं, तत्रपि, वहाँ पर भी, प्रथम उद्दिष्टस्य, जो प्रथम उद्देश्य किया गया है। अभी मैंने बताया था 16 पदार्थों में प्रथम उद्देश्य किसका था? प्रमाण का। प्रमाणस्य, प्रमाण का, तावत लक्षणम उच्यते, लक्षण करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रमाण का लक्षण करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उद्दिष्ट कौन था? प्रमाण था। तो बंधुओं, यहाँ पर लक्षण है प्रमाकरणम, प्रमाकरणम, और शेष भाग आगे है प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। इसके बाद अत्र चा प्रमाणम लक्ष्यम, यहाँ प्रमाण जो है वो लक्ष्य है और प्रमा का करण जो है वह लक्षण है, अर्थात प्रमाकरणम लक्षण है। अब आगे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, तर्क किया गया है। देखिए क्या शंका है। जब भी ननु आएगा बंधुओं तो शंका की जाएगी, ठीक है। प्रमायाह, प्रमा का करणम, करण चेत यदि प्रमाण है, प्रमा का करण यदि प्रमाण है, तर्हि तो तस्य फलम वक्तव्यम, तो उसका फल वक्तव्यम बताना चाहिए। क्या भाव निकल कर आया? प्रमा का करण यदि प्रमाण है तो उसका फल बताना चाहिए। क्यों? करणस्य, करणस्य, करण का फलवत्तो, फलवान होना, नियमात, नियम होने से। ऐसा नियम है कि करण फलवान होता है। जब भी करण होता है कोई फल जरूर अवश्य होता है। तो शंका में था। अब सत्यम, समाधान बताते हैं। तो कहते हैं, ठीक कहते हैं। समाधान क्या है? प्रमा एव फलम, प्रमा एव फलम, प्रमा ही फल है। तो प्रमा ही फल है, साध्यम इत्यर्था, साध्य होने से। तो बंधुओं, प्रमा ही फल है, प्रमा ही साध्य है, क्योंकि
जो प्रमाण है, प्रमाण के द्वारा साधा जाता है या प्रमाण रूपी साधन के द्वारा प्रमा ही सिद्ध होता है। इसलिए जो प्रमा का फल है वह साध्य है और प्रमा का फल, प्रमा का करण, प्रमाण का फल प्रमा होता है। देखिए कैसे, यथा जैसे छिदाकरणस्य काटने का करण, छेदने का करण परशु अर्थात फरसा, काटने का जो करण है, साधन है, फरसा है। तो फरसा जब चलाया जाता है उसके चलाने के उपरांत छिदा एव, छिदा अर्थात कटना ही फल होता है। तो बंधुओं, काटने का करण कौन है, काटने का साधन कौन है, फरसा है। फरसा जब प्रयोग हो जाता है, फरसा के प्रयोग के उपरांत हमको क्या फल प्राप्त होता है, कटना ही फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, अब इस बात को मैं अपने उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। जैसे यह एक प्रमा है, ठीक है बंधुओं, यह प्रमा है। इस प्रमा को सिद्ध करने के लिए ये कौन सी प्रमा है या क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हम नेत्रों से देखेंगे। जब नेत्रों से देखेंगे तो हमारा प्रमाण होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। कौन सा प्रमाण होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो बंधुओं, इस प्रमा को देखने के लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी साधन या कह सकते हैं करण, ये क्या है, प्रमा। प्रमा को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी करण से हम इसको सिद्ध करेंगे और सिद्ध होने के उपरांत ये कहा जाएगा कि ये कमल है। क्या है बंधुओं, कमल है। तो बंधुओं, ये हमारा साध्य है, कौन, कमल। ये साध्य है, प्रमाकरण के द्वारा इस प्रमा को साधा गया है। तो तात्पर्य क्या निकला, प्रमा के करण प्रमाण का फल प्रमा ही है। तो बंधुओं, यहाँ पर भी प्रमा था और सिद्ध होने के बाद भी आपको प्रमा ही तो प्राप्त हुआ है। तो प्रमा के करण प्रमाण का फल प्रमा ही है, ऐसा देखिए यहाँ पर कहा गया है। आप देख लीजिए क्या कहते हैं तर्क भाषाकार। उसी प्रकार यहाँ प्रमा के करण प्रमाण का फल प्रमा ही है। तो बंधुओं, प्रमा के करण प्रमाण का फल प्रमा ही है। मैंने आपको अपने शब्दों में सटीक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप समझ गए होंगे प्रमा के करण, प्रमा का करण प्रमाण, प्रमाण कौन सा, प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो प्रमा के करण अर्थात प्रमाण से प्रमा को साधा गया है। अब यहीं पर आप करण को क्या कह सकते हैं हम लोग, साधन। तो किस साधन से, प्रत्यक्ष प्रमाण से। किसको सिद्ध किया गया है, प्रमा को सिद्ध किया गया है। तो सिद्ध होने के बाद हमको प्रमा प्राप्त होती है। तो करण का फल यहाँ पर बताया जा चुका है, क्योंकि यही शंका थी कि करण फलवान होता है और जब करण फलवान होता है तो हमें करण का फल बताना होगा। ऐसी शंका यहाँ पर की गई थी, जिसका निदान किया गया। इस प्रकार बंधुओं, तर्क भाषाकार की व्याख्या को भी एक बार में समझ लीजिए। कैसे, उदाहरणार्थ, कोई फरसे से लकड़ी काटता है, परसुना काष्टम छिनत्ति। यहाँ फरसा करण कहलाता है। तो फरसा क्या है, करण है। उसके प्रयोग के अनंतर कटना अर्थात छिदा रूप फल हुआ करता है। इस प्रकार सर्वत्र नियम है कि करण अवश्य ही फलवान होता है, फल से युक्त होता है। तो बंधुओं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रमाकरणम प्रमाणम में फल क्या है, अर्थात करण का फल क्या है।
तो प्रमा का करण कौन है? आप कहेंगे प्रमाण। तो बातें यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। देखिए कैसे, प्रमा का करण कौन है? आप कहेंगे प्रमाण। तो करण का फल कौन है? कहेंगे प्रमा। स्पष्ट हो गया बंधुओं? न्यायिकों की जो परिभाषा है उसको समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं न्यायिक? क्या कहते हैं? फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम, अर्थात कारण करण है, कारण को करण कहते हैं, और जिसका प्रयोग होने पर फल का अभाव नहीं रहता। तात्पर्य क्या है? फल का अभाव, अयोग, अभाव नहीं रहता प्रयोग होने पर, उस करण को करण कहते हैं जिसका प्रयोग होने पर फल का अभाव नहीं रहता, अर्थात फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार प्रमाण अर्थात प्रमा का करण का भी कोई फल अवश्य मानना चाहिए। न्यायिकों के अनुसार भी प्रमाण का फल है और बताया गया है। तो बंधुओं, ये आपने न्यायिकों का विचार भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। बंधुओं, यहाँ पर मुझे कुछ और बताना है आपको। जैसे जो प्रमा है वो हमारा साध्य है, वो हमारा क्या है? साध्य है। इस प्रमा को साधने का जो साधन है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो साधन कौन हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। साध्य कौन है? यह प्रमा। अब इस साधन के द्वारा हमको क्या सिद्ध होगा? यह प्रमा हमको सिद्ध हो जाएगी। तो हमारा साध्य जो था वह सिद्ध हो गया। अब आपको यह बताना है कि प्रमा क्या है। देखिए बंधुओं, यहाँ पर प्रसंग समझ लीजिए। हम पढ़ रहे थे प्रमाण का लक्षण। प्रमाण का जब लक्षण पढ़ा तो प्रमाकरणम प्रमाणम कहा गया। यहाँ पर हमको दो पद मिले, एक प्रमा और दूसरा करण। तो अब तर्क भाषाकार ने प्रमा क्या है इसको समझाया है। प्रमा को बताने के पश्चात करण को बताएंगे। तो बंधुओं, प्रमा क्या है अब इसको समझते हैं। यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। यहाँ पर हमारा लक्ष्य कौन है? तो सबसे पहले तो आप लक्ष्य तय कीजिए। लक्ष्य है प्रमा। यथार्थ अनुभव क्या है? ये जो इतना भाग है यथार्थ अनुभव, ये हमारा हो गया लक्षण। तो लक्षण है यथार्थ अनुभव, लक्ष्य है प्रमा। इस प्रमा की परिभाषा क्या की गई है? यथार्थ अनुभव। अब देखिए यहाँ पर दो पद आपको प्राप्त हुए। एक प्राप्त हुआ यथार्थ और एक है अनुभव। अब आपको समझना होगा यथार्थ किसको कहते हैं और अनुभव किसे कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं अभी संक्षिप्त रूप में, यथार्थ अनुभव जैसा पदार्थ है वैसा अनुभव करना, वास्तविक अनुभव करना, यथारूप पदार्थ का अनुभव करना ही प्रमा कहलाता है। देखिए बंधु, अभी हमने क्या किया था? एक कमल था, हमने पहले देखा था, तो कमल का वास्तविक स्वरूप हमको ज्ञात हुआ। तो यथार्थ अनुभव हमने किया प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो यथार्थ अनुभव होना ही प्रमा होता है। अब देखिए आपको बताते हैं तर्क भाषाकार ने कैसे समझाया है। देखिए कैसे, सबसे ऊपर दिया है प्रमा, कहा पुनः प्रमा। तो कह रहे हैं प्रमा क्या है? यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण होता है। तो प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण है? तो कहते हैं उच्चते, ठीक कहते हैं, यथार्थ अनुभव प्रमा। यही लक्षण मैंने अभी लिखा था, यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। अब बात आती है यथार्थ क्या है। देखिए यथार्थ क्या है? तो कह रहे हैं इति अयथार्थानाम। अयथार्थ कौन यथार्थ है? संशय, विपर्य और तर्क। एक संशय, दूसरा विपर्य और तीसरा तर्क। क्या बंधुओं? संशय, विपर्य और तर्क का जो अनुभव है, ये जो यथार्थ हैं, कौन यथार्थ हैं? तीन यथार्थ हैं। क्या? एक संशय, एक विपर्य और एक तर्क। तो तीन यथार्थ हो गए।
इन तीनों अयथार्थ अनुभवों का निरासह निराकरण करना ही यथार्थ होता है। तीन कौन है? अयथार्थ। इन तीनों का निराकरण करना ही यथार्थ कहलाता है। अब आगे देखिए अनुभव क्या है, तो कह रहे हैं स्मृति निरोसा, स्मृति का निराकरण। स्मृति का निराकरण किया गया है जिससे वह अनुभव है। अनुभव के पद के द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया है। अब स्मृति क्या है, तो कह रहे हैं ज्ञात विषयम ज्ञानम, ज्ञात विषय का ज्ञान होना स्मृति है। ठीक है, ज्ञात विषय का ज्ञान होना स्मृति है। और अनुभव क्या है, तो कह अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, अनुभव जो है वह स्मृति से भिन्न ज्ञान है। तो स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। देखिए बंधुओं, स्मृति प्रथम बार नहीं होता, प्रथम बार होता है अनुभव। हम किसी वस्तु को देखेंगे तो सर्वप्रथम जब पहली बार देखेंगे तो अनुभव करेंगे, पुनः जब हम उस वस्तु पर विचार करेंगे तो स्मृति होगी। तो स्मृति और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। तो कह रहे हैं स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव कहलाता है। देखिए, स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव होता है। और यहाँ पर जो बात आई थी अनुभव इति स्मृति निरासः, तो क्या कह रहे हैं? अनुभव इस पद के द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया है। और स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले ज्ञात होता है। स्मृति का विषय पहले ज्ञात होता है और अनुभव का विषय पहले ज्ञात नहीं होता। स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव कहलाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। देखिए मित्रों, बात चल रही थी कि यथार्थ अनुभव प्रमा है। तो यथार्थ की बात आते ही तीन अयथार्थ की बात आ गई कि इन तीन अयथार्थों का निराकरण करना यथार्थ कहलाता है। तो बंधुओं, एक संशय, एक विपर्य और एक तर्क, इन तीनों को समझना होगा। समझते हैं। देखिए बंधुओं, तर्क भाषा में क्या दिया है? अनुभव दो प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव और एक अयथार्थ अनुभव। जो अर्थ या वस्तु जैसा होता है उसका अनुभव उसी रूप में होना अनुभव यथार्थ कहलाता है। तो जैसी वस्तु है वैसा ही अनुभव यथार्थ कहलाता है। तर्क भाषाकार के अनुसार यथार्थ अनुभव का लक्षण किया गया है। तो क्या किया है? देखिए लिखा है यथार्थो अर्थाविसंवादी, अर्थ के अनुरूप ज्ञान यथार्थ है। यथार्थ से विपरीत अनुभव को अयथार्थ कहते हैं। तो जब यथार्थ के विपरीत अनुभव होगा तो अयथार्थ होगा। देखिए, अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का हो गया, एक संशय, एक तर्क और एक विपर्य। अब पहला अनुभव कौन सा है? संशय। पहला जो अयथार्थ अनुभव है वह संशय है। तो संशय के लिए क्या कहा है? किसी एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों का ज्ञान संशय कहलाता है। एक पदार्थ है, उसमें विरोधी अनेक धर्मों का ज्ञान हो जाना संशय होता है। देखिए कैसे, इसका लक्षण देखिए। एकस्मिन् धर्मणि, किसी एक धर्म में विरुद्ध नाना अर्थ विमर्शा, विरोधी प्रकार के नाना प्रकार का विमर्श होता है तो संशय होता है, ऐसा तर्क भाषा में बताया गया है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है, धुंधले से प्रकाश में कोई दूर से एक ठूंठ को देखता है, स्थाणु को देखता है, तो उसे संशय होता है कि ये स्थाणु है या पुरुष है, किमयम स्थाणु वा पुरुषो वा, कि ये स्थाणु है या पुरुष है। तो वास्तविक ज्ञान नहीं होता, संशय बना रहता है कि स्थाणु है या पुरुष है। तो एक धर्म में अनेक ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, संशय हो रहा है। यथार्थ अनुभव तो वस्तु के अनुरूप होता है, और वस्तु के अनुरूप होता है और निश्चयात्मक होता है।
वह कभी संशयात्मक नहीं होता। और संशय जब होता है तो निश्चय का अभाव हो जाता है, किंतु संशय तो वस्तु के अनुरूप नहीं होता, यहाँ अनिश्चयात्मकता होती है। अतः अनिश्चयात्मकता होना संशय होता है और वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना निश्चित होता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जब जाना जाता है वह निश्चयात्मक रूप से होता है। तो इस प्रकार बंधुओं, संशय में एक धर्म में अनेक धर्मों का ज्ञान होता है। दूसरा अयथार्थ क्या है? विपर्य। विपर्य में क्या है बंधुओं? लक्षण दिया है, जो वस्तु जैसी ना हो उसे उस रूप में जान लेना विपर्य कहलाता है। विपर्यः अस्तु, विपर्य है अतस्मिन् तद्ग्रह, जो नहीं है उसमें वह ग्रहण कर लेना। इसे भ्रम या भ्रांति भी कहते हैं। देखिए, इधर संशय था, ऊपर क्या था? संशय था कि यह है या यह है, ऐसा ज्ञान होगा। यहाँ पर संशय नहीं होगा, यहाँ पर मिथ्यारोप हो जाएगा। गलत या जो मिथ्या ज्ञान है वह हावी हो जाएगा और उसे भ्रम या भ्रांति या विपर्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, कोई दूर से चमकती हुई सीपी है, उस सीपी को देखता है तो चांदी समझ लेता है, रजत समझ लेता है। वहाँ जो चांदी नहीं है उसमें चांदी का अनुभव उसे होने लगता है। इसी को विपर्य कहेंगे या भ्रांति कहेंगे। तो बंधुओं, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना विपर्य कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, रस्सी है, रस्सी है, रज्जु में सर्प का ज्ञान होना भी भ्रांति है, अर्थात विपर्य है। रस्सी पड़ी है और आप उसको कह रहे सांप है, तो बंधुओं रस्सी को सांप समझ लेना भी भ्रांति है, अर्थात रज्जु में मिथ्या आरोप हुआ है आपको, तो सर्प का अनुभव हो रहा है जबकि रज्जु सर्प नहीं है। इस प्रकार का विपर्य जो ज्ञान है वह यहाँ पर लिखा है, यद्यपि विपर्य ज्ञान निश्चयात्मक होता है, तथापि जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान उसी रूप में तो नहीं होता, अतः यह भी अयथार्थ है। देखिए बंधुओं, यहाँ पर हम सांप का निश्चय कर रहे हैं तो ज्ञान तो निश्चयात्मक है, लेकिन वास्तविक कहाँ है? रस्सी है, वहाँ पर हम सर्प का निश्चय कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है जो वास्तविक ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण यह भी आपका चला गया अयथार्थ में। कौन? आपका विपर्य। पहले क्या था? संशय। दूसरा क्या था? विपर्य। तीसरा अयथार्थ कौन है? तर्क। तो बंधुओं, तर्क के लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है, जब दो पदार्थों में एक के रहने पर दूसरे का होना निश्चित होता है। जब दो पदार्थों में एक के रहने पर दूसरे का होना निश्चित होता है तो एक के ना होने की कल्पना करते ही दूसरे का अभाव भी मानना पड़ता है। तो एक के होने पर दूसरा होता है तो एक के ना होने पर दूसरा नहीं होगा, ऐसा मानना पड़ता है। यही अभाव, यही अनिष्ट की प्राप्ति तर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? तर्क। तर्क भाषा में लक्षण दिया गया है, तर्क अनिष्ट प्रसंगा। उदाहरणार्थ, हम जानते हैं जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। भाई, जहाँ धूम होगा वहाँ अग्नि होगी। किसी पर्वत पर हम जब देखते हैं, पर्वत आदि पर धूम को देखते हैं, हमने किसी से कहा कि पर्वत में अग्नि है, उसने इसे नहीं माना, अग्नि के अभाव की कल्पना की। किसी व्यक्ति से कहा पर्वत पे अग्नि है, क्यों कहा? हमने धुएं को देखा। तो वो व्यक्ति कह रहा है, अग्नि को नहीं मान रहा है कि अग्नि है, अग्नि दिखाई नहीं दे रही, धुआं दिख रहा है, तो कह रहा अग्नि नहीं है। हमने तर्क दिया। क्या तर्क दिया उसको? यदि यहाँ अग्नि ना होती तो धुआं भी नहीं होता। तो यह जो तर्क है, यह तर्क यथार्थ अनुभव नहीं माना जाता। यह तर्क यथार्थ अनुभव नहीं माना जाता क्योंकि यह पदार्थ स्वरूप के अनुरूप निश्चयात्मक अनुभव नहीं है।
इसमें पर्वत में अग्नि है, इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। हाँ, तर्क को प्रमाणों का सहायक अवश्य माना जाता है। तर्क को हम सहायक प्रमाण के रूप में मान सकते हैं। तो बंधुओं, क्या स्पष्ट हुआ? जब हम ये तर्क देते हैं कि यहाँ अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, इसको यथार्थ अनुभव नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि यथार्थ अनुभव वह होता है जब हम उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। यहाँ पर तो हम तर्क कर रहे हैं, देख धुएं को रहे हैं और बता अग्नि को रहे हैं, तो यथार्थ अनुभव नहीं है। हाँ, इस यथार्थ अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसे तर्क के द्वारा जो अनुमान आदि प्रमाण हैं उनको सिद्ध अवश्य किया जा सकता है, परंतु यथार्थ अनुभव के रूप में इसे माना नहीं जा सकता। आगे देखिए बंधुओं, अब यहाँ पर उन्होंने उपसंहार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है, यदि प्रमा के लक्षण में यथार्थ पद न रखा जाए, केवल अनुभव प्रमा रखा जाए, तो संशय, विपर्य और तर्क में अतिव्याप्ति हो जाएगी, दोष आ जाएगा। और यदि प्रमा के लक्षण में अनुभव पद न रखा जाए, केवल इतना लक्षण किया जाए यथार्थ ज्ञानम प्रमा, तब यथार्थ स्मृति में भी प्रमा का लक्षण चला जाएगा। जैसा कि आगे बतलाया जाएगा, स्मृति दो प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। यहाँ यथार्थ स्मृति को प्रमा मानना ही अभिष्ट नहीं है। उसके निवारण के लिए प्रमा के लक्षण में अनुभव पद को रखना आवश्यक है। तो केवल इतना रखना कि यथार्थ कह देना उचित नहीं है, यथार्थ के साथ अनुभव पद को रखना भी आवश्यक है। तो बंधुओं, यथार्थ अनुभव प्रमा का लक्षण है, ऐसा बताया गया। तो बंधुओं, यहाँ पर आपने समझ लिया, संशय वह होता है जब एक वस्तु में दो पदार्थों का या दो से अधिक पदार्थों का अनुभव हो रहा हो। विपर्य वह होता है जैसे रस्सी में सांप समझ लेना। और तर्क की बात अभी समझाई थी। अब देखिए, यथार्थ अनुभव, इस लक्षण में यथार्थ पद क्यों रखा गया, अनुभव पद क्यों रखा गया, इसकी परीक्षा की गई। ये लक्षण में यथार्थ पद क्यों रखा गया, इसीलिए रखा गया। यदि केवल यह कहा जाता अनुभवा प्रमा, क्या कहा जाता, अनुभवा प्रमा, तो हमको इनको भी प्रमा मानना पड़ता। संशय को, विपर्य को, तर्क को भी प्रमा मानना पड़ता। इसलिए बंधुओं, यथार्थ पद रख देने से इन तीनों का निराकरण हो गया। और इन तीनों को यदि मान लिया जाता तो कौन सा दोष होता, अतिव्याप्ति दोष, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए इस लक्षण में यथार्थ पद को रखा गया। इसी प्रकार बंधुओं, अनुभव पद क्यों रखा गया इस लक्षण में, अनुभव पद इसलिए रखा गया क्योंकि स्मृति का निराकरण किया गया। यदि अनुभव पद न रखा जाता तो स्मृति को भी प्रमा मान लिया जाता। इसलिए स्पष्ट हो गया कि इस लक्षण की परीक्षा के उपरांत कि यथार्थ और अनुभव दोनों पद आवश्यक हैं प्रमा के लक्षण के लिए। अब आपने समझ लिया कि यथार्थ अनुभव किसे कहते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आप यथार्थ को और अनुभव को भली प्रकार समझकर प्रमा का लक्षण समझें। तो बंधुओं, आज मैंने जो चर्चा की थी वह प्रमाण का लक्षण क्या है, और प्रमाण के लक्षण में जो प्रमा शब्द आया है, जो प्रमा है, उस प्रमा का लक्षण भी आपको बता दिया। अब आगे जो चर्चा होगी वह होगी करण की, क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक प्रमा और एक करण बंधुओं। तो प्रमा को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब करण को पढ़ना है। तो आगे के चैप्टर में बात करेंगे। तो करण को समझने के लिए मेरे अगले वीडियो का आप प्रतीक्षा कीजिए। निवेदन है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को तत्काल अपलोड होते ही प्राप्त करें। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।